हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का वेरी फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटेंसी। तो एक सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। तो मोटा मोटी कहेंगे कि बिजनेस में जो भी लेन देन होता है उस लेन देन का हिसाब किताब रखना, लेखा जोखा रखना, इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब सिंपल सा समझो, बिजनेस में जो भी लेन देन होता है उस लेन देन का हिसाब किताब रखना, लेखा जोखा रखना, इसी को हम लोग अंग्रेजी में अकाउंटिंग कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों अकाउंटेंसी क्या होता है। तो कहेंगे अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग को बच्चों हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, एक होता है थ्योरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। और दोनों को मिलाओगे तो पूरा इंटायर सेट आपका क्या कहलाएगा, अकाउंटेंसी कहलाएगा। तो अकाउंटेंसी का मतलब अकाउंटिंग थ्योरी प्लस अकाउंटिंग प्रैक्टिकल, वो हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंटेंसी कहलाएगा। कहने का मतलब कि अकाउंटिंग को हम लोग दो तरीके से स्टडी करते हैं, एक तरीका होता है थ्योरेटिकल और एक तरीका होता है प्रैक्टिकल। दोनों को मिलाओगे तो पूरा इंटायर सेट, इंटायर बॉडी क्या कहलाएगा, अकाउंटेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ द सोल ऑफ इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटेंसी को पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का सोल कहा जाता है। सोल को हिंदी में बच्चों आत्मा कहते हैं। जिस तरह हमारे बॉडी के लिए सोल इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह पूरे अकाउंटिंग सिस्टम के लिए अकाउंटेंसी इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए अकाउंटेंसी को अकाउंटिंग सिस्टम का सोल कहा जाता है। मतलब अगर अकाउंटेंसी नहीं तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो अकाउंटेंसी अकाउंटिंग सिस्टम का एक बेस होता है, अकाउंटिंग सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अकाउंटिंग सिस्टम का सोल होता है। तो अकाउंटेंसी को हम अकाउंटिंग सिस्टम का सोल भी कहते हैं। एंड इट एक्सप्लेन्स हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और अकाउंटेंसी में हमें गाइड करती है, अकाउंटेंसी में एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे हम अकाउंट्स को मेंटेन करें, यानी हिसाब किताब आपको कैसे बनाना है। इसके लिए आपको अकाउंटेंसी का स्टडी करना होगा। इसलिए अकाउंटेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। आप लोग 11th क्लास का बुक देखोगे तो अकाउंट्स का, तो उसके ऊपर में अकाउंटेंसी लिखा होता है। तो वही बच्चों अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी जस्ट लाइक क्या हो गया, अकाउंट्स का एक बुक हो गया, जिसमें हम क्या होता है, तो अकाउंटिंग को हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। एक पार्ट होता है थ्योरेटिकल और दूसरा पार्ट होता है प्रैक्टिकल। दोनों को मिला दो तो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, अकाउंटेंसी कहलाएगा। और अकाउंटेंसी पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का सोल होता है, अकाउंटिंग सिस्टम के लिए बेस होता है, अकाउंटिंग सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और अकाउंटेंसी हमें गाइड करती है कि हम अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करें। यानी कि अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, अगर आपको अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए तो आपको क्या स्टडी करना होगा, अकाउंटेंसी का स्टडी करना होगा। इसलिए अकाउंटेंसी को बुक कहा जाता है। तो ये हो गया बच्चों अकाउंटेंसी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो अभी हमने बताया बच्चों, बिजनेस का जो भी लेन देन होगा उस लेन देन का हिसाब किताब रखना, लेखा जोखा रखना, इसी को अंग्रेजी में अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, तो पहले इसका हिंदी देख लो। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहते हैं। तो इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा अकाउंटिंग के बारे में अगर हम कहेंगे, तो कहेंगे अकाउंटिंग को साइंस भी कहा जाता है और अकाउंटिंग को आर्ट भी कहा जाता है। अकाउंटिंग को साइंस क्यों कहते हैं, तो कहेंगे जिस तरह साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस में नियम का पालन होता है, सिमिलरली अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग में भी नियम का पालन करना होता है। तो इस आधार पे कह सकते हो कि साइंस का कुछ फीचर अकाउंटिंग के फीचर से मैच करता है, जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, साइंस है। अकाउंटिंग को आर्ट भी कहा जाता है। आर्ट क्यों कहा जाता है बच्चों, तो कोई भी वर्क, कोई भी काम को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। तो अकाउंटिंग भी बच्चों एक तरह का वर्क होता है। अकाउंटिंग करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेंट। तो अकाउंटिंग भी एक वर्क है, इसलिए अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है। तो अकाउंटिंग को साइंस भी कहा जाता है और आर्ट भी कहा जाता है। एक बात याद रखना, अकाउंटिंग को परफेक्ट साइंस नहीं कहा जाता है बच्चों, अकाउंटिंग को इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। मतलब कि आप साइंस एक अलग चीज़ होता है, अकाउंटिंग अलग चीज़ होता है। तो ये नहीं कि आप अकाउंटिंग को पूरा का पूरा साइंस मान लो। अकाउंटिंग और साइंस, अकाउंटिंग को साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंस का कुछ फीचर्स, एक आध फीचर
अकाउंटिंग के फीचर से मैच करता है, इसी आधार पे कहते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, साइंस है। और अकाउंटिंग को आर्ट क्यों कहते हैं, तो कोई भी काम, कोई भी वर्क को हम आर्ट कह सकते हैं, तो अकाउंटिंग भी आपका एक तरह का वर्क हुआ, इसलिए इसको हम लोग आर्ट कहते हैं। और अकाउंटिंग को साइंस क्यों कहा जाता है, तो कहेंगे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस में नियम का पालन होता है। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो आप लोग आगे पढ़ोगे, अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग में भी नियम का पालन करना होता है। इस आधार पे कह सकते हैं कि अकाउंटिंग साइंस है। क्यों साइंस है, क्योंकि साइंस का कुछ फीचर अकाउंटिंग के फीचर से मैच कर रहा है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, साइंस है। अब बच्चों, अभी हमने बताया कि अकाउंटिंग एक तरह का वर्क है, फंक्शन है, काम है, प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग में क्या क्या काम होता है, अकाउंटिंग का मतलब सीधा सीधे समझो कि एक तरह का वर्क, काम। अकाउंटिंग में क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों जो अकाउंटिंग का काम करते हैं उसे अकाउंटेंट कहा जाता है। तो अकाउंटिंग में क्या क्या काम होता है, तो इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। यानी बच्चों बिजनेस का ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपली इसका हिंदी लिख लो, लेन देन, समझ जाओगे। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन। तो बिजनेस का जो लेन देन होता है उस लेन देन का रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना और एनालाइजिंग करना, ये सारा काम क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग में किया जाता है। यस, कह सकते हो ये सारा काम हम किस में करते हैं, अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या क्या काम करते हैं, तो बिजनेस का जो भी लेन देन होगा उस लेन देन का रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना और एनालाइजिंग करना, ये सारा काम हम अकाउंटिंग में करते हैं। रिकॉर्डिंग में बच्चों जर्नल बनाया जाता है, ये सब बच्चों आगे पढ़ोगे आप। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल बनाना। क्लासीफाइंग में बच्चों हम लोग लेजर का काम करते हैं। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट का काम करते हैं। और एनालाइजिंग में क्या होता है बच्चों, लास्ट में जब हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद रिपोर्टिंग होता है और उसके बाद एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ोगे आज आगे। एनालाइजिंग में हम लोग कौन सा काम करते हैं, रेशियो एनालिसिस। बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फाइनल अकाउंट में ही आता है, आप लोग पढ़ोगे आगे। अभी तो स्टार्ट ही है, फर्स्ट ही डे है। तो अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस का जो भी लेन देन होता है उस लेन देन का रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना और एनालाइजिंग करना, ये सारे काम हम अकाउंटिंग में करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कॉजेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों मेंटेन किया जाता है, अकाउंट्स हम क्यों मेंटेन करते हैं, क्या रीज़न है। तो अकाउंटिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है बच्चों। फर्स्ट है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन असर्टेनिंग द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग के माध्यम से हम बिजनेस का क्या पता कर सकते हैं, प्रॉफिट पता कर सकते हैं। प्रॉफिट का मतलब जब बिजनेस में रेवेन्यू आपका कॉस्ट से अधिक हो तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट को प्रॉफिट कहा जाता है। और अकाउंटिंग हेल्प करता है किसी बिजनेस का प्रॉफिट जानने में। अगर आपको बिजनेस का प्रॉफिट जानना है तो अकाउंटिंग मेंटेन करने होंगे। और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब समझो बिजनेस में कितना एसेट्स है, एसेट्स को हिंदी में कहते हैं बच्चों संपत्ति। बिजनेस में कितने का लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब कितना कर्ज ले रखा है, जैसे एग्जांपल में ले लो लोन। बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है, कैश बैलेंस बिजनेस का क्या है, बैंक बैलेंस बिजनेस का क्या है, ये सारे को कहते हैं बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने में, बिजनेस का प्रॉफिट जानने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो पहला रीजन हो गया, इसलिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। सेकंड है, अकाउंटिंग प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है ताकि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर सके। सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करने का मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड कर सके, सीरियल नंबर वाइज रिकॉर्ड कर सके। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने में अकाउंटिंग हेल्प करती है। थर्ड वाला बच्चों ये मिसटाइप है, इस पर ध्यान नहीं दो। थर्ड ये हो गया, फोर ये हो गया। थर्ड है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन मैनेजिंग द बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस को मैनेज करने में, बिजनेस का मैनेजमेंट करने में भी हेल्पफुल है। देखो बच्चों, बिजनेस का जो मैनेजमेंट करता है उसको कहते हैं मैनेजर। अब मैनेजर जब मैनेजमेंट करता है तो उसको अकाउंटिंग डेटा की ज़रूरत होती है, यानी कि मैनेजर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग डेटा की ज़रूरत होती है। और इसी अकाउंटिंग डेटा के आधार पे मैनेजर बिजनेस का मैनेजमेंट करता है। इस आधार पे कह सकते हैं कि अकाउंटिंग हेल्प करता है बिजनेस के मैनेजमेंट में। अकाउंटिंग हेल्प्स टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भी ज़रूरी है। जैसे बच्चों टैक्सेशन में,
टैक्सेशन में अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। आप जब भी टैक्स देते हो गवर्नमेंट को तो बिना अकाउंट्स मेंटेन किए हुए आप टैक्स नहीं दे सकते हो, इलीगल होगा। आपको सही से एक प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भी अकाउंटिंग ज़रूरी है। बड़े बड़े जो कंपनी है, लेवल 1 कंपनियाँ जो होती है वहाँ तो अकाउंट्स मेंटेन करना एकदम ज़रूरी हो जाता है। बहुत तरह की कंपनी है जो आगे पर हो गए, जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो मोटा मोटी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गया, SBI हो गया, इन सब बैंकों में मैंडेटरी है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी है कि ये लोग अपना अकाउंट्स ज़रूर मेंटेन करें। तो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। इसी आधार पे हम नोट लिख देते हैं, अकाउंटिंग इज नेसेसरी, अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर द बिजनेस। मतलब बिजनेस चलाना है तो हिसाब किताब रखना ज़रूरी है हर व्यू पॉइंट से। तो बिजनेस बिना हिसाब किताब का, बिना अकाउंटिंग का बिजनेस चलाना बेवकूफ़ी होती है। बिजनेस चलाना हो, बिजनेस को सही तरीके से चलाना हो तो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग एकदम ज़रूरी चीज़ हो जाता है। तो ये था बच्चों कॉजेज ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मेन रूप से अकाउंटिंग जो होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का मेन रूप से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीनों को साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है अकाउंटिंग का ओरिजिनल फॉर्म है, यानी कि अगर आपके दिमाग में अकाउंटिंग की बात आ रही है मतलब समझो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात, अकाउंटिंग का मतलब ही होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर हम कोई स्टूडेंट आकर हमसे बोले कि हमको अकाउंटिंग सीखना है, मतलब कि हम उसको क्या सिखाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाएंगे। मेन अकाउंटिंग हो गया, सीधा सीधे समझो मेन अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और पीछे जो हमने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया था, अकाउंटिंग का ये जो डिफिनीशन है सेम डिफिनीशन आपका क्या होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी होगा। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी सेम काम करेंगे। बिजनेस का जो लेन देन होगा उसका रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना, ये सारा काम किस में करेंगे हम लोग? अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो सेम चीज़ है, देख लो बच्चों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना, ये सारा काम किस में करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग के क्या होता है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, दोनों का बच्चों सेम आंसर दे दोगे। चलो सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग को जानने से पहले हम जानते हैं कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट का मतलब बच्चों यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, तो प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि जो सामान बनाने में खर्चा हुआ उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। जो सामान प्रोड्यूस किए उसमें जो खर्चा हुआ उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेटर हम बना रहे हैं और कैलकुलेटर बनाने में मान लो 200 का खर्चा आया। कितने रुपए का खर्चा आया? 200 रुपये का। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? मान लो 200 रुपये। तो इसमें क्या क्या लगा होगा बच्चों? मटेरियल लगा होगा, मान लो 100 रुपये का मटेरियल लगा होगा। लेबर चार्ज लगा होगा मान लो 50 रुपये का। ओवरहेड में जैसे मशीन एक्सपेंस, डिप्रेसिएशन, फैक्ट्री रेंट, ये सब आ जाएगा तुम्हारा मान लो 50 रुपया। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आ जाएंगे। तो टोटल मान लो कितना हो गया? 200 में कैलकुलेटर एक कैलकुलेटर बनकर हमारा रेडी हो गया। तो यही है बच्चों प्रोडक्शन कॉस्ट, बनाने में जो खर्चा होता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो 200 रुपया जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसका जो अकाउंटिंग करते हैं वही आपका क्या कहलाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन, एक्युमुलेशन, असाइनमेंट। बच्चों असाइनमेंट का स्पेलिंग थोड़ा सुधार लोगे, असाइनमेंट का स्पेलिंग, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कहने का मतलब कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जैसे कि 200 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट, इस प्रोडक्शन कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना, मतलब अलग अलग करना। देखो अलग अलग ही, भले ही कैलकुलेटर बनाने में 200 लगा लेकिन उसको जब अलग अलग करोगे तो मटेरियल 100, लेबर 50 और ओवरहेड 50, हम अलग अलग कर दी। इसको कहते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन करना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना,
एक्यूमुलेशन मतलब टोटल कितना प्रोडक्शन लगा बनाने में, कैलकुलेटर बनाने में 200, इसको कहते हैं कॉस्ट का एक्यूमुलेशन करना। असाइनमेंट का मतलब ये जो 200 रुपये लगा है क्या चीज़ बनाने में लगा है, कैलकुलेटर बनाने में लगा है, तो इसको कहते हैं कॉस्ट असाइन करना। कंट्रोल मतलब हमारा बजट है कि हमको 200 रुपये के अंदर में ही कैलकुलेटर बना लेने हैं, तो हमको कॉस्ट पे, खर्च पे कंट्रोल करना होगा, तो कंट्रोल करना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना, एक्यूमुलेशन करना, असाइनिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सारा फंक्शन किस अकाउंटिंग में किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है बच्चों, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, यही पता करना कि प्रोडक्शन करने में, बनाने में कितना खर्चा आया, एंड फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का प्राइस हम कितना रखेंगे कि बेचने पर कुछ ना कुछ क्या हो, प्रॉफिट हो बच्चों। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस यही पता करना होता है कि सामान बनाने में कितना खर्चा आया और प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखेंगे कि बेचने पर हमको क्या हो, प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल ले लो, मान लो एक पीस रेडियो बना रहे हैं, तो एक पीस रेडियो में मान लो स्पीकर लगा 100 रुपये का, कैबिनेट लगा 100 रुपये का, अदर थिंग्स लगे 100 रुपये का, वायर लगा 100 रुपये का। ये सब आपका हो गया रॉ मटेरियल या मटेरियल। लेबर और ओवरहेड मिलाकर मान लो 50 रुपये लगा, तो कितना में आपका टोटल कॉस्ट लगा, कितना में बनकर रेडी हो गया, 450 में आपका रेडियो बनकर तैयार हो गया। जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है उसे कहते हैं फिनिश्ड मटेरियल। तो एक रेडियो का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 450। तो यही कैलकुलेशन हम करते हैं किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में यही अकाउंटिंग होता है बच्चों कि जो सामान बनाया उसमें क्या खर्चा आया और कितना में बेचेंगे कि प्रॉफिट हो। तो बच्चों 450 में तो आपका बन गया है, और इसमें कुछ सेलिंग कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंस का खर्चा है, ये सब जोड़ दो, प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर मान लो 100 रुपया वो सब खर्चा पड़ता है। अब सबको मिलाकर 550 में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य यही है कि सामान जो बना उसमें क्या खर्चा आया और कितने प्राइस पे बेचेंगे ताकि हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग करने में, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने में कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। तो ये बच्चों हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशन। देखो बच्चों, मैनेजमेंट में बेसिकली क्या काम होता है, 5 तरह के काम होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। पढ़ोगे बच्चों 12th में पढ़ोगे ये स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और एक होता है कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट में आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ में। तो मैनेजमेंट में 5 तरह के काम करते हैं। बेसिकली हम लोग मैनेजमेंट में, यहाँ पे देख लो मैनेजमेंट में क्या क्या करना है, प्लानिंग करना है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग टूल होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, और मैनेजमेंट में आप कह सकते हो प्लानिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग टूल में मैनेजमेंट का यूज होता है, डिसीजन मेकिंग में यूज होता है, कंट्रोलिंग में बच्चों कंट्रोलिंग टूल की तरह काम करता है। तो बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। यानी कि बिजनेस ऑपरेशन आप जो कर रहे हो, बिजनेस ऑपरेशन मतलब बिजनेस का कोई भी एक्टिविटी ले लो, जैसे सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सब क्या है, बिजनेस का ऑपरेशन है। तो इस बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करेंगे तभी तो हमारा रेवेन्यू ऊपर होगा, रेवेन्यू अप होगा, और कॉस्ट हमारा क्या होगा, डाउन होगा। तो बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, और मैनेजमेंट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और वह अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन सा अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब मैनेजर बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट करता है, तब उसको कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फाइनेंशियल डेटा की ज़रूरत पड़ती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है ये इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने में, ये इस इन्फॉर्मेशन को जुटाने में। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके आधार पे वो कंट्रोलिंग कर सके, डिसीजन कर सके, प्लानिंग कर सके, या बिजनेस का सही तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, डिसीजन लेना, क्योंकि मैनेजर का काम होता है डिसीजन लेना। अगर डिसीजन गलत लोगे तो बिजनेस के लिए हार्मफुल हो जाएगा, बिजनेस को लॉस हो सकता है।
तो डिसीजन हमेशा सही होनी चाहिए, बैलेंस डिसीजन होने चाहिए, और बैलेंस डिसीजन के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर को हेल्प करता है। तो यही बच्चों है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन देगा, जिसके आधार पर मैनेजर सही मैनेजमेंट कर सके, सही डिसीजन ले सके। तो बच्चों अकाउंटिंग आपका 3 टाइप का हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम लोग सीखते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट टर्म है बच्चों एसेट्स। एसेट्स को हिंदी में कहा जाता है संपत्ति। सीधा सीधी समझो, एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। तो एसेट्स क्या है, तो बिजनेस का प्रॉपर्टी या थिंग का मतलब समझते हो ना, सामान। तो जो वह प्रॉपर्टी, वह सामान जो बिजनेस का खुद का हो, जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम एसेट्स कहते हैं। तो एसेट्स का मतलब क्या हो गया, वह प्रॉपर्टी, वह सामान जो बिजनेस का हो, बिजनेस के द्वारा कंट्रोल्ड हो, जिसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वह हमारा क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। और एसेट्स को इकोनॉमिक रिसोर्स भी कहा जाता है। एसेट्स क्या है, हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स। तो एसेट्स हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है, जो फ्यूचर में हमें क्या करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो एसेट्स एक तरह का इकोनॉमिक रिसोर्स है, वैल्यूएबल रिसोर्स है, जो हमें फ्यूचर में क्या करता है, बेनिफिट जनरेट करता है। जैसे आप मान लो लैंड खरीदे, तो लैंड आपका क्या हो गया, एसेट हो गया, और ये हमको फ्यूचर में क्या दे सकता है, फ्यूचर में क्या दे नहीं सकता है, फ्यूचर में ज़रूर आपको बेनिफिट देगा। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश, ये सारा क्या हो गया बच्चों, एसेट्स हो गया। नेक्स्ट है एसेट्स का टाइप। एसेट्स कितने टाइप का होता है, तो कहेंगे बच्चों एसेट्स आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है फिक्स एसेट्स और सेकेंड है बच्चों करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब सिंपल सा समझो, जैसे मान लो हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और मान लो हमने एक एसी खरीदा। तो एसी क्यों खरीदा बच्चों, बेचने के लिए कि यूज करने के लिए, तो कहेंगे कि सर आप तो एसी खरीदें यूज करने के लिए। तो वह एसेट्स जिसको हम बिजनेस में लंबे समय के लिए रखे हैं, यूज करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों, यूज करने के लिए, सेल करने के लिए नहीं, ऐसे एसेट्स को क्या कहा जाता है, फिक्स एसेट्स कहा जाता है। फिक्स एसेट्स का मतलब बिजनेस में वह एसेट जो बिजनेस में हम रखे हैं लंबे समय तक, इसको यूज करने के लिए, सेल करने के लिए नहीं। इंटेंशन पकड़ो, अगर इंटेंशन आपका क्या है कि आप उसको खरीद रहे हो लॉन्ग पीरियड के लिए, आप यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो वह एसेट्स आपका फिक्स एसेट्स कहलाएगा। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब आपका क्या हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। करेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, वह एसेट्स जो 1 साल के अंदर यानी कि विद इन शॉर्ट पीरियड कैश में रियलाइज हो, कंज्यूम्ड हो जाए या सोल्ड हो जाए। यानी कि वह एसेट्स जो 1 साल के अंदर यानी कि विद इन शॉर्ट पीरियड कैश में रियलाइज हो जाए, सोल्ड कर दिया जाए या कंज्यूम कर लिया जाए, ऐसे एसेट्स को हम करेंट एसेट्स कहते हैं। एग्जांपल में ले लो स्टॉक। स्टॉक होता है जो दुकान उकान में सामान रखा है, जिसको आप बेचने के लिए रखे हो, जो अभी तक बिका नहीं है। तो स्टॉक क्या है बच्चों, ये 1 साल के अंदर में बिक जाएगा तो हमें कैश दे देगा। तो वह एसेट जो 1 साल के अंदर में कैश में रियलाइज हो, सोल्ड हो जाए या कंज्यूम्ड हो जाए, ऐसे एसेट्स को करेंट एसेट्स कहते हैं। तो स्टॉक हमारा करेंट एसेट्स है। बैंक बैलेंस, ये भी तो आपको 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा, कैश तो कैश है ही। तो ये सब बच्चों आपका करेंट एसेट्स है। तो करेंट एसेट्स का मतलब दोज एसेट्स विच आर इंटेंडेड फॉर कन्वर्जन इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यूजुअली 1 साल के अंदर में जो हमें कैश में रियलाइज हो जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, करेंट एसेट्स कहलाएगा। अब बच्चों आगे पढ़ोगे, अभी तुम 11th में आगे पढ़ोगे तो और इसका बेहतर डिफिनीशन है, लेकिन 11th के टेक्स्ट बुक में यही डिफिनीशन आप लोगों को मिलेगा, तो इतना ही रहने देते हैं। तो करेंट एसेट्स वह एसेट्स जिसका इंटेंशन विद इन शॉर्ट पीरियड कैश में रियलाइज कर लेना है, कैश में कन्वर्ट कर लेना है। एग्जाम्पल में स्टॉक, बैंक, कैश। अब बच्चों यहाँ पे ये जो फिक्स एसेट्स कहाँ पे होगा, करेंट एसेट्स क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे लैंड देखो, लैंड हमने लिखा है फिक्स एसेट्स में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस में लैंड फिक्स एसेट्स होगा। जैसे मान लो बहुत सारा रियल एस्टेट कंपनी होती है, तो रियल एस्टेट कंपनी वाला क्या करता है, मान लो जैसे कोई एक बिजनेसमैन है, वो लैंड खरीदता है, मान लो 1 करोड़ में खरीदा, और 6 मंथ होल्ड करके इसको 1.5 करोड़ में बेच दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हो कि लॉन्ग पीरियड में तो विद इन शॉर्ट पीरियड क्या हो गया, कैश में रियलाइज हो गया। लैंड वो रियल एस्टेट वाला क्या किया, लैंड जो है 1 करोड़ में खरीदा,
और 6 महीने के बाद उसको 1.5 करोड़ में बेच दिया। तो यहाँ पे तो इंटेंशन ही है कि लैंड को खरीद ही रहे हैं, क्या करने के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, बिजनेस के लिए, ताकि हम बेचेंगे प्रॉफिट होगा। तब यहाँ पे बच्चों रियल एस्टेट कंपनी के लिए लैंड क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, करेंट एसेट्स हो जाएगा। तो बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग देखना है। अब वही मान लो हम जैसे कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और हम लैंड खरीदे हैं कि इस पर हम क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, तब यहाँ पे लैंड को हम क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। तो कोचिंग सेंटर वाले के लिए लैंड क्या हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। लेकिन जो रियल एस्टेट कंपनी है वो लैंड खरीदा, 6 महीने के बाद उसको बेच दिया, तो विद इन शॉर्ट पीरियड कैश में रियलाइज हो गया ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, करेंट एसेट्स कहलाएगा। तो एसेट्स 2 टाइप का होता है बच्चों, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। नेक्स्ट, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है दोज अमाउंट्स विच आर पेबल इन मनी और गुड्स और सर्विसेज टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर मतलब जो बिजनेस के बाहर का हो, जैसे मान लो बैंक, बैंक क्या है, आउटसाइडर है। बैंक से हम लोन लिए, तो ये लोन हमें क्या करने होंगे, पे करने होंगे ना, तो लोन हमारा लायबिलिटी हो गया। मान लो एक आउटसाइडर ले लो, क्रेडिटर। क्रेडिटर कहा जाता है बच्चों जिससे हम उधार खरीदें, क्रेडिटर कहा जाता है जो उधार देते हैं। तो क्रेडिटर से मान लो हमने स्टॉक खरीदा, सामान खरीदा, तो क्रेडिटर भी आपका क्या हो गया, आउटसाइडर है ना, इसको भी तो पैसा देना है, तो ये भी आपका क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी मतलब वह अमाउंट जो पे करना है, चुकाना है, देना है, जैसे लोन चुकाना पड़ता है बच्चों, बिल पेबल, अब जो सामान खरीदे हो, पार्टी आप पे बिल लिख कर भेज दिया, अब आपको पे करना है, तो यहाँ भी चुकाना है बच्चों। क्रेडिटर होता है जिससे आप उधार खरीदे, तो उधार खरीदे तो यहाँ भी बच्चों चुकाना है, क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी बच्चों 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज और सेकेंड होता है करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब बच्चों वह लायबिलिटी जो लॉन्ग पीरियड में चुकाना है, जिसका रिपेमेंट का जो टाइम होता है वह 1 साल से अधिक का होता है। लॉन्ग पीरियड बोलने का मतलब मोर देन 1 ईयर। तो वह लायबिलिटी जिसका रिपेमेंट 1 साल से अधिक में हो वो क्या कहलाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे बैंक से हम लोन लिए हैं 5 साल के लिए, मतलब 5 साल के टर्म पे 5 साल में चुकाएंगे, तो इसका रिपेमेंट टाइम क्या है, 1 साल से अधिक है, तो ऐसे लायबिलिटी को कहा जाता है नॉन करेंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एग्जाम्पल में आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। करेंट लायबिलिटीज का मतलब वह लायबिलिटी जो शॉर्ट पीरियड में चुकाना होता है, यानी कि विद इन 1 ईयर। शॉर्ट पीरियड का मतलब विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर में क्या कर देने हैं, चुका देने हैं। ऐसे लायबिलिटी को करेंट लायबिलिटीज कहा जाता है। तो इसमें शॉर्ट टर्म लोन आ जाएगा, बिल पेबल, सन्डी क्रेडिटर आ जाएगा। तो बच्चों लायबिलिटीज हमारा हो गया। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल को बच्चों हिंदी में कहा जाता है पूंजी। कैपिटल समझते हो ना, मालिक के द्वारा बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल मतलब सीधा सीधी वह इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पैसा के रूप में हो, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, मालिक ने इन्वेस्ट किया हो बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल का मतलब दैट अमाउंट विच आर इन्वेस्टेड बाय या विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स। तो बच्चों कैपिटल समझ गए, बिजनेस का जो मालिक है वो या तो पैसे के रूप में या एसेट्स के रूप में बिजनेस में इन्वेस्ट करे, वो क्या कहलाएगा, वो अमाउंट क्या कहलाएगा, कैपिटल। जैसे मान लो कोई प्रोप्राइटर है, वो कैश लगाया मान लो 1 लाख, 50,000 का फर्नीचर लगाया, ये दोनों बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,50,000। कैपिटल को इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हो, अगर बिजनेस में जितना एसेट्स है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दे, जो बचेगा क्या कहलाएगा, कैपिटल। जैसे मान लो बिजनेस में टोटल ऐसे 10 लाख है और 1 लाख का मान लो बिजनेस लोन ले रखी है, तो 1 लाख का लोन हटा दो, तो बाकी सब किसका होगा, मालिक का ही होगा ना, यानी कैपिटल होगा कितने का, 9 लाख। तो कैपिटल मतलब टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब बच्चों कैपिटल कितने टाइप का होता है, तो कैपिटल 2 टाइप का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब अभी जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, मान लो एक बिजनेस है जो कपड़ा बनाकर बेचती है। एक बिजनेस क्या है, कपड़ा बनाएगी और उसको बेचेगी। तो कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए। तो मशीन जो है कौन खरीदेगा, मालिक खरीदेगा। और मशीन कौन सा एसेट हो गया, फिक्स एसेट्स, क्योंकि यूज़ करने के लिए खरीदे हैं। तो अगर मालिक फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल।
तो अगर मालिक मशीन में पैसा लगाया तो ये उसका कौन सा कैपिटल कहलाएगा? फिक्स कैपिटल। और एक होता है बच्चों वर्किंग कैपिटल। अब ये देखो, कपड़ा बनाने के लिए मशीन से काम नहीं चलेगा, आपको कपड़े के लिए मटेरियल खरीदने होंगे, लेबर चाहिए। तो डे टू डे ये मटेरियल, लेबर, ये सब क्या होता है? डे टू डे खर्चा होता है। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डे टू डे भी पैसा इन्वेस्ट होता है जो मालिक करता है। यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डे टू डे भी मालिक इन्वेस्ट करता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डे टू डे जो पैसा लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कैपिटल को कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर लायबिलिटी क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। चलो नेक्स्ट। अब बच्चों एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस का मतलब बिजनेस में अगर हमको रेवेन्यू अर्न करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? खर्च करना होगा। जैसे हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं और कोचिंग सेंटर में आप, मेरा रेवेन्यू क्या है? मेरा रेवेन्यू है फ़ी। इस फ़ी को लेने के लिए हमको क्या करने पड़ते हैं? खर्च करने पड़ते हैं। जैसे रेंट देना पड़ता है, अदर टीचर को सैलरी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना पड़ता है, ठीक है ना? ये सारे खर्च करने पड़ते हैं। तो बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं, वही आपका एक्सपेंस हो गया, सीधा सीधी खर्च। क्या क्या एक्सपेंस है? वेजेज मतलब मजदूरी, कैरेज मतलब होता है ढुलाई भाड़ा, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने का जो भाड़ा होता है, जैसे ठेला पे ले गए, ट्रक पे ले गए, क्या हो गया? कैरेज। कैरेज दो तरह का होता है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। खरीदने में धुलाई भाड़ा तो कैरेज इनवर्ड, बेचने में धुलाई भाड़ा तो कैरेज आउटवर्ड। रेल भाड़ा को क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेट। रेल भाड़ा को फ्रेट। कार्टेज हो गया बैलगाड़ी भाड़ा कह लो, या क्या कहते हैं, जानवर होता है ना, आगे जानवर पीछे काट पे सामान लाद कर हम लोग क्या करते हैं? धोते हैं, उसका भाड़ा कार्टेज। ऑक्ट्रॉय चुंगी कह सकते हो, डॉक बंदरगाह भाड़ा, सैलरी वेतन, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब बिजनेस का क्या है बच्चों? एक्सपेंस है, खर्च है। नेक्स्ट। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम ऑफ रेगुलर नेचर। मतलब कि जैसे सिंपल सा समझो सेल्स मेड। रेवेन्यू मतलब सेल्स मेड या जो रेगुलर नेचर का इनकम हो। जैसे हम कोचिंग चला रहे हैं तो मेरा रेगुलर नेचर का इनकम क्या हो गया? फ़ी, रेवेन्यू हो गया। मकान मालिक का रेगुलर नेचर का क्या हो? हर महीने उसको क्या मिलती है? रेंट मिलती है। बैंक को रेगुलर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। दुकानदार लोग का रेगुलर क्या हो गया? इनकम क्या हो गया? सेल हो गया, जो सामान बेचते हैं। तो सेल दुकानदारों के लिए, इंटरेस्ट बैंक के लिए, रेंट मकान मालिक के लिए, कोचिंग के लिए, फ़ी, ये सब आपका क्या है? रेवेन्यू है। इनकम क्या होगा बच्चों? तो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हम फ़ी लिए बच्चों आप लोगों से 10,000, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा रेवेन्यू हो गया। और उसमें से हम मान लो एक्सपेंस खर्च किए 6,000, तो बचा कितना बच्चों? 4,000। तो जो बच गया ये आपका सरप्लस क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट है डेटर। डेबिटर लिखा है बच्चों, लेकिन इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डेटर। इसको सन्ड्री डेटर भी कहा जाता है, कस्टमर भी कहा जाता है, हिंदी में देनदार। तो डेटर क्या होता है? सीधा सीधे लिखते हैं जिसको उधार दिए हो। जिसको उधार दिए हो वो क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल समझो, सोल्ड गुड्स टू श्याम Rs 5,000 ऑन क्रेडिट। श्याम को उधार बेचे, तो श्याम को उधार दिए ना, तो जिसको हम उधार दिए वो क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। और क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर, सप्लायर हिंदी में कहते हैं लेनदार, ये जस्ट डेटर का अपोजिट हो जाएगा। क्रेडिटर का मतलब जिससे उधार लिए हैं, जिससे उधार लिए हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम Rs 5,000 ऑन क्रेडिट।
राम से बच्चों हमने उधार खरीदा, तो जिससे हम उधार खरीदें ये क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। तो जिससे हम उधार लिए या जो हमें उधार दिया हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर। जैसे बैंक से हम उधार लिए तो बैंक क्या हो जाएगा बच्चों, बैंक अपना क्रेडिटर हो जाएगा। तो क्रेडिटर डेटर क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है बच्चों गुड्स। गुड्स, इसको हिंदी में माल या सामान कह सकते हो। गुड्स का मतलब सीधा सीधी समझो, जिस चीज़ में हम व्यापार करते हैं। जैसे मान लो हम बुक सेलर हैं तो बुक हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। मान लो हम मोबाइल सेलर हैं तो मोबाइल हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो जिस चीज़ में हम व्यापार करते हैं, कपड़ा का व्यापारी है तो कपड़ा हमारे लिए गुड्स हो गया, कार का व्यापारी है तो कार हमारे लिए गुड्स हो गया। जिस चीज़ में हम व्यापार करते हैं वो चीज़ क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट है बच्चों स्टॉक अनसोल्ड गुड्स। सीधा सीधी दुकान में जो भी सामान हम लाए हैं, खरीद कर लाए हैं, क्या करने के लिए, बेचने के लिए। तो बेचने में समय लगता है ना, तो जब तक सामान नहीं बिका, जो सामान जितना क्वांटिटी सामान आपका नहीं बिका है, अनसोल्ड गुड्स है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और स्टॉक को बच्चों इन्वेंट्री भी कहा जाता है। तो स्टॉक का मतलब कि आप एक, मान लो हम अकाउंट्स जब भी बनाएंगे तो एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है, स्पेसिफिक पीरियड जो कि 1 साल का होता है। 1 अप्रैल मान लो 2023 से 31 मार्च 2024, ये हमारा अकाउंट्स मेंटेन होता है। तो इस ईयर के एंड तक अगर सामान आपका नहीं बिका है तो आपका क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। जितना डेट तक, एक पर्टिकुलर डेट तक अगर सामान नहीं बिका है आपका तो आपका क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक को स्टॉक इन हैंड भी कहते हैं, इन्वेंट्री भी कहा जाता है। अब बच्चों स्टॉक आपका 2 तरह के अकाउंट्स में यूज होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान देना बच्चों, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। अगर आपका स्टॉक है 1 अप्रैल 2003 का तो वो आपका क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। मतलब कि पिछले साल सामान बचा होगा जिसको हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया इस साल, तो इस साल के शुरू में यानी कि 1 अप्रैल 2023 में जो सामान बचा था वो आपका क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च 2024 तक यानी कि उस ईयर के एंड तक जो सामान बचा है वो आपका क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। तो द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन द बिजनेस कंसर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के शुरू में जो आपका स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक, और अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो आपका स्टॉक है आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है बच्चों, लाइव स्टॉक होता है कि अगर हम बिजनेस में एनिमल्स को यूज कर रहे हैं, हॉर्सेज यूज हो रहा है, बेसिकली होता है ये सब। जैसे हम दूध का बिजनेस करेंगे तो गाय रखेंगे, हॉर्स का बिजनेस है तो हॉर्स, एनिमल, ये सब सारे बिजनेस में यूज हो रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, लाइव स्टॉक कहलाएंगे। एक होता है बच्चों डेड स्टॉक। डेड स्टॉक मतलब जिसमें कोई जान नहीं, बेसिकली नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। जैसे फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब क्या है बच्चों, ये सब बच्चों आपके डेड स्टॉक कहलाएंगे। ठीक है, कॉल्ड लिख दो बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों परचेज। परचेज को हिंदी में कहा जाता है क्रय करना, खरीदना। सीधा सीधी समझो, जो सामान खरीदते हैं उसे क्या कहेंगे, परचेज। अब परचेज 2 तरह का होता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। मतलब नगद खरीदेंगे तो कैश परचेज, उधार खरीदेंगे तो क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इसका मतलब खरीदा हुआ सामान जब हम वापस कर देते हैं, किसको वापस करते हैं, जिससे खरीदते हैं। जिससे खरीदते हैं बच्चों उसे क्रेडिटर कहा जाता है। तो खरीदा हुआ सामान अगर हम पार्टी को, क्रेडिटर को वापस कर दें उसे हम परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। उसी तरह बेचेंगे तो क्या कहलाएगा, सेल। तो सेल भी 2 तरह का, अगर नगद बेचो तो कैश सेल, उधार बेचो तो क्रेडिट सेल। और एक होता है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। इसका मतलब बिका हुआ सामान जब वापस आ जाए उसे हम सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। तो जो सामान हम बेचे, किसको बेचते हैं बच्चों, डेटर को। किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से। किसको बेचते हैं, डेटर को। तो जिसको हम सामान बेचे उससे वापस आ गया उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो हमारा कहलाएगा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारा अपना है बच्चों इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। और ये किस पे काम करता है, किस बेस पे है ये, डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको 2 साइड में दिखाएंगे। एक साइड होता है डेबिट और एक साइड होता है आपका क्रेडिट।
डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखते हैं, और दोनों साइड का अमाउंट बराबर होगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट, तो अगर हम डेबिट में 10,000 दे रहे हैं तो क्रेडिट में भी 10,000 देंगे। तो हमारा जो अकाउंटिंग है वो कौन सा सिस्टम पे काम करती है? इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम आपका डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब बिजनेस में जो भी लेन देन होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उसको दो साइड में दिखाएंगे, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट को शॉर्ट में DR और क्रेडिट को शॉर्ट में CR कहा जाता है, और दोनों साइड का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा अकाउंट्स। अकाउंट्स होता क्या है? शॉर्ट में A/C। तो सिंपली कहो, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन है उसका समराइज रिकॉर्ड को हम क्या कहेंगे? अकाउंट। फॉर एग्जांपल, जितना भी सेल होगा सबको हम किस में रिकॉर्ड करते जाएंगे? सेल्स अकाउंट में। रेंट पर जितना भी खर्चा होगा किस पे रिकॉर्ड करते जाएंगे? रेंट पे। सैलरी पे जितना भी खर्चा होगा सैलरी अकाउंट। बिल्डिंग पे स्पेंड किए, बिल्डिंग अकाउंट। पैसे के लिए कैश अकाउंट। तो बिजनेस में जो भी लेन देन होता है सबको हम क्या करते हैं? समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम अकाउंट करते हैं। पूंजी लगाए तो कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट पेड किए तो इंटरेस्ट अकाउंट। जो भी लेन देन होगा समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसे हम अकाउंट करते हैं। और सारा अकाउंट्स बच्चों दो साइड में डिवाइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो ये था बच्चों अकाउंट का डिफिनीशन। अब हम जानते हैं अकाउंट्स कितने टाइप का होता है। तो बच्चों दो क्लासिफिकेशन है, एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से अकाउंट दो टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट और सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट। और बच्चों इम्पर्सनल अकाउंट भी दो होगा, एक रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। इसको सुधार लो, नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हो? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से अकाउंट दो टाइप का, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट भी दो होगा, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चों हम लोग मॉडर्न टाइम के आदमी हैं, मॉडर्न टाइम के लोग हैं, तो मॉडर्न अप्रोच करेंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यही बच्चों ज़्यादा चलता है, कोई भी पूछे अकाउंट्स के बारे में यही एक्सप्लेन करोगे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन से अकाउंट तीन टाइप का, फर्स्ट हो गया पर्सनल अकाउंट, सेकंड हो गया रियल अकाउंट, थर्ड हो गया नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? जितना भी नेचुरल पर्सन्स होते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन, जितने भी नेचुरल पर्सन्स होंगे सब किस में आ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। नेचुरल पर्सन में हम आप क्या हैं? नेचुरल पर्सन ही है ना, राम, श्याम, मोहन, ये सब बच्चों पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। जितना भी आर्टिफिशियल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे बैंक ले लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कंपनी ले लो, संस्था ले लो, ये सब क्या है बच्चों? आपका आर्टिफिशियल पर्सन। तो सारे आर्टिफिशियल पर्सन किस में आ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे देखो पर्सन क्या करता है? लोन लेता है। लोन कौन लेते हैं? बिजनेस का मालिक। अब बिजनेस का मालिक क्या है? पर्सन ही है ना, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। कैपिटल भी तो मालिक ही लगाता है, ये भी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोन किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। ड्राइंग बच्चों एक होता है, ड्राइंग यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मालिक के पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस से सामान या पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा हो, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हो, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग भी तो मालिक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। रियल अकाउंट में क्या आएगा बच्चों? रियल अकाउंट में आएगा जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं, एसेट्स होता है, सामान होता है, सब किस में आएगा? रियल अकाउंट में। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, गुड्स, कैश, ये सारा क्या है? प्रॉपर्टी, एसेट, सामान है, सब किस में आ जाएगा? रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? जितना भी इनकम्स होता है, जितना भी आपका एक्सपेंस होगा, गेंस, प्रॉफिट, लॉसेस, सब किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। जैसे सैलरी हम एम्प्लॉय को पेड करते हैं, एक्सपेंस हुआ नॉमिनल अकाउंट में। रेंट लैंडलॉर्ड को पेड करते हैं, ये भी एक्सपेंस हुआ। वेजेस मजदूरी है, लेबर को पेड करते हैं, ये भी एक्सपेंस हुआ। इंटरेस्ट बच्चों अगर हम पेड करेंगे तो एक्सपेंस, और अगर इंटरेस्ट हमें मिलता है तो क्या होगा? इनकम हो जाएगा। उसी तरह रेंट अगर हम पेड किए तो एक्सपेंस, और रेंट अगर रिसीव करते हैं तो इनकम होगा। तो एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस सब किस में आ जाएगा बच्चों? आपका नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। तो अकाउंट्स कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप्स के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नेक्स्ट बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल जानते हैं बच्चों।
अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि बिजनेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, यानी कि जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो कैसे किसका अकाउंट्स मेंटेन होगा, ट्रांजैक्शन का। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा, या ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसका क्या करते हैं, उसका एक वाउचर बनाते हैं। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बच्चों लेन देन कहा जाता है। अब वाउचर क्या हो गया, ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोचिंग फ़ी देते हो तो क्या मिलता है आपको ऑफिस से पे स्लिप मिलता है, ठीक है। सामान खरीदने जाओगे तो इनवॉइस मिलता है, उधार खरीदोगे तो इनवॉइस मिलेगा। कैश मेमो भी यूज होता है, बैंक में पैसा जमा करने जाओ तो पे स्लिप यूज करते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। तो पहले हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले भी आप अकाउंट्स का काम करोगे तो पहले ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन, उसका वाउचर बनाते हैं। फिर बच्चों हम लोग जर्नल बनाते हैं, और जर्नल जब बन जाएगा तो लेजर बनाएंगे। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद बच्चों फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद इसका एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सारा काम होता है। तो ये बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन तो क्लियर हो गया, लेन देन को कहा जाता है। वाउचर भी बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया कि जो भी लेन देन होता है उसका जो एविडेंस, ट्रांजैक्शन का जो प्रमाण है, लेन देन का जो प्रमाण है, उसे हम वाउचर कहते हैं। कि जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ट्रांजैक्शन बच्चों वही से हो गया। ट्रांजैक्शन क्या है, एक तरह का आपका एक कह सकते हो फाइनेंशियल इवेंट हो गया, जिसमें हम पर्सन के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। सिंपली समझो लेन देन, काफ़ी है इतना। वाउचर बता दिए, वाउचर क्या होता है, ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस होता है, ट्रांजैक्शन का जो प्रमाण होता है, जैसे पे स्लिप, कैश मेमो, इनवॉइस, ये सब क्या है बच्चों, वाउचर है। नेक्स्ट है बच्चों जर्नल। ट्रांजैक्शन, वाउचर, जर्नल। जर्नल को सीधा सीधी कहो रिकॉर्डिंग, यानी कि अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं कि बिजनेस का जो लेन देन होता है उस लेन देन से वाउचर बना देते हैं, और उस वाउचर को हम सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। तो बिजनेस का सीधा सीधी समझो, बिजनेस का जो भी लेन देन होगा उसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड कहा जाता है, बुक ऑफ प्राइम रिकॉर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस का जो भी लेन देन होगा सबसे पहले हम जो किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। तो जर्नल में क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ऑर्डर में बच्चों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल को क्या कहा जाता है, प्राइम रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अब जर्नल बनाने के लिए बच्चों गोल्डन रूल्स है, इस रूल को आप हमेशा याद रखो, जब तक अकाउंट्स पढ़ो इस रूल को हमेशा याद रखो। इसको VVI कर दे रहे हैं। तो जर्नल का रूल क्या है बच्चों, जिसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है बच्चों। जर्नल को दो तरीके से बनाया जाता है। तो पहले हम लोग सीखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल बनाने का नियम क्या है बच्चों, तो 3 अकाउंट अभी बताएं। तो जर्नल का रूल भी 3 होगा। पहला पर्सनल अकाउंट का है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीवर होगा उसको हम डेबिट में दिखाएंगे और जो गिवर होगा क्रेडिट में दिखाएंगे। कौन से अकाउंट के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो बिजनेस में आया वह डेबिट में दिखाएंगे, जो बिजनेस से जाएगा उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, यानी एक्सपेंस और लॉस को हम डेबिट में रखेंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, मतलब प्रॉफिट, इनकम और प्रॉफिट को कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में रखेंगे। इसी को एक समझते हैं शॉर्ट में। जैसे पर्सनल अकाउंट में क्या आ गया, राम आपका नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। तो बच्चों बिजनेस में राम क्या, 2 ही नेचर हो सकता है, या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, या तो लेगा या देगा। तो अगर राम रिसीवर होगा तो डेबिट में, गिवर होगा तो क्रेडिट में। रियल अकाउंट का एग्जांपल क्या आएगा, तो जिस कैश आएगा। तो कैश क्या होगा, कैश का नेचर क्या हो सकता है बिजनेस में, या तो आए या जाए। तो अगर बिजनेस में आता है तो डेबिट में, अगर बिजनेस से जाता है मतलब गोज आउट होता है तो क्रेडिट में। और नॉमिनल अकाउंट सिंपली है बच्चों, एक्सपेंस लॉस अगर है तो डेबिट, और इनकम प्रॉफिट को क्रेडिट में दिखा देते हैं। तो बच्चों ये था क्लास 11th अकाउंटेंसी का डे 1 लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देख लो बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।